हम आपका तारुफ चाहेंगे, परिचय चाहेंगे। मेरा नाम एडवोकेट आफ्ताब फाजिल है और मैं सर सैयद एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। जिस तरह से आपकी संस्था का नाम है और उसी तरह का आज उनका बर्थडे है सर सैयद साहब का, पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में उनका मनाया जाता है, आप उनके बर्थडे को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जो है असल में एक बहुत ही ख़ास दिन है उन लोगों के लिए जो देश के अंदर शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने अब से बहुत पहले जो बात कही थी वो आज के लिए थी। वो चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन देश को मिले और देश जो है अगले 100-200 साल बाद जो है मेन स्ट्रीम वाली जो दुनिया के कंपटीशन है उसमें शामिल हो जाए, जो बिना मॉडर्न एजुकेशन के जो है संभव नहीं था। उस पर उन्होंने काम किया और देश को बहुत ही कीमती हीरे उनके ज़रिए उनकी यूनिवर्सिटी से मिले हैं। जिस तरह से नई शिक्षा नीति देश में लागू हुई है और शिक्षा को लेकर बड़ा शोर काम किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आसाम के वो 900 से ज़्यादा मदरसे जिसको सरकार का भी ग्रांट दिया करती है उनको बंद करने की बात कर रही है, उनमें संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाने की बात कर रही है। तो कितना वो जो सरकार का रवैया है और एक समाज के साथ है, कितना उचित मानते हैं आज के दिन आप? देखिए, हमारा संविधान जो है हमें अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता एवं संस्कृति का जो अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है उसके अंतर्गत हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो किस धर्म को मानेगा, किस शिक्षा को, किस संस्कृति को वो मानेगा। और मुझे लगता है कि मदरसों को स्पेशल टारगेट करना जो है कि ये सांप्रदायिक सोच है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। सरकार को धार्मिक निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक शिक्षा किसी भी धर्म की हो वो उनके अकॉर्डिंग लेते रहना चाहिए, कोई उन्हें अनुमति होनी चाहिए। उसमें हस्तक्षेप जो है वो नागरिक अधिकारों के हनन का मसला है। मेरा एक और सवाल था, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, रामपुर में जो आजम खां द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी है और कई और यूनिवर्सिटी या जो बड़े मदरसे हैं उनमें कहीं ना कहीं उन पर बैन लगाने की बात की जाती है, रोकने की बात की जाती है। क्या वाकई ये ऐसा नहीं लगता कि जो कमज़ोर दलित हैं या कमज़ोर मुस्लिम है या वो लोग जो कभी एजुकेशन में नहीं जाते थे वो आने शुरू हुए हैं, उनको फिर रोकने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे लगता है कि रोकने की कोशिश तो नहीं की जा सकती, ना ये पॉसिबल, मुमकिन भी नहीं है कि ऐसा जो है सरकार या दूसरे लोग कर पाएँ। और सरकार तो मुझे लगता है कि चाहेगी कि देश की उन्नति हो, इसीलिए जो पिछड़ा तबका है जब तक वो विकसित नहीं होगा देश की उन्नति नहीं होगी। लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी पे बैन लगाने की या इनके विरोध आवाज़ उठाने की जो लोग बात करते हैं या प्रयास करते हैं, ये असल में सांप्रदायिक सोच वाले लोग हैं, क्योंकि जो देश की राजनीति है वो सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द घूम रही है। इसीलिए कुछ ऐसे इदारों को टारगेट जो है किया जाता है जहां पर किसी पार्टी विशेष, राजनीतिक दल विशेष का विरोध अगर लोग कर रहे हैं तो उसे आजकल देश का विरोध माना जाने लगा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हमारा संविधान और हमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, विरोध करने का जो है अवसर प्रदान करता है। किसी नज़रिए से देखते हैं कि जिस तरह से 200 साल पहले एक यूनिवर्सिटी तैयार हुई जिससे तमाम बच्चे आगे बढ़े हैं, तो अब मुस्लिम समाज को या जो दलित समाज है उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो संप्रदाय की बात करते हैं उनको वो उनका मुकाबला कर सकें? देखिए, छोटे लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर जो है लीडरशिप का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अब लीडरशिप डेवलपमेंट की बात आती है तो मुस्लिम समुदाय में सिर्फ लोग राजनीतिक दिशा के बारे में सोचते हैं कि काउंसलर या एमएलए तक ही वो लीडरशिप की बात करते हैं, जबकि लीडरशिप का जो मतलब है वो हर क्षेत्र में है। जब आपके पास लीडर होंगे, आपको अच्छी तरीके से गाइड करने वाले होंगे, तो एजुकेशनल स्तर पर और हर स्तर पर जो है आपका प्रभावी रूप से आपका हस्तक्षेप बढ़ेगा और आपको जो आपके अधिकार हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपके साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो वहाँ भी आपको न्याय जो है मिलेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से जो मुस्लिम समाज के अलावा जो दूसरे समाज हैं उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई हैं, हम देखें तो सैकड़ों में होंगी वो तादाद, लेकिन मुसलमानों के नाम पे, मुस्लिम समाज के नाम पे 2, 3, 4 यूनिवर्सिटी, 5, 7, 10 हो सकती हैं। और क्या वजह है कि यह मुस्लिम समाज ने वो उनके पास पैसा नहीं रहा या स्रोत नहीं रहे या सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी रही जिसकी वजह से मुस्लिम समाज अपनी यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी कर सका? आप किस नज़रिए से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से शिक्षा को रोकने के लिए कुछ सरकारों ने प्रयास किए हैं। सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा दिया है। आप देखें तो हज़ारों, लाखों, बल्कि मुझे लगता है करोड़ों की संख्या में मुसलमानों के मदरसे हैं।
तो जब मदरसे बनाए जा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी और स्कूल खोलना भी जो है आसान काम है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार उसमें विरोध करेगी। सरकार चाहती है, सारी सरकारें जितनी देश में आई हैं वो चाहती हैं कि शैक्षिक डेवलपमेंट हो, क्योंकि किसी भी एक धर्म को छोड़कर देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सब क्या वजह मानते हैं फिर जो कि मुस्लिम समाज अपनी यूनिवर्सिटियां खड़ी नहीं कर सका? देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में जो है जागरूकता का बहुत अभाव है। हमारा जो फंड है वो फंड एजुकेशनल लेवल पर बहुत कम यूज़ हो रहा है। हालांकि मदरसों को बहुत पैसा जो है जाता है, लोग उसमें फ़ंड देते हैं और दीनी तालीम हासिल की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी उस तरीके से प्रयास करने की ज़रूरत है। जिस तरह से सच्चर कमेटी का फंड था, माइनॉरिटी का अलग से फंड आता, और वैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो मुस्लिम समाज में जो अमीर तबके के होंगे जो यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, आखिर फिर वही सवाल है कि वो यूनिवर्सिटी बना क्यों नहीं पाए? देखिए, जागरूकता की कमी जो है वो अहम कारण है। मुसलमानों को ये नहीं पता कि वो कहाँ से फंड ले सकते हैं शिक्षा के लिए। जैसे अभी आप अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो इजीली जो है मिलती हैं, सरकार प्रोवाइड कराती है, लेकिन जब जानकारी नहीं होगी तो बच्चे स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे, उस शिक्षा से वो वंचित हो जाएंगे। इसी तरीके से सेम माहौल ये है कि वो उस शिक्षा में परसेंटेज बहुत ही कम है, ना के बराबर है, 2% से भी कम जो बच्चे हैं वो उस शिक्षा में जा पाते हैं मुसलमानों के। तो यहाँ मुसलमानों को अपना जो मानसिक रूप से जो है बदलाव करने की ज़रूरत है। शिक्षा को लेकर उन्हें सोचना होगा, जागरूक होना होगा, तभी जो है एक और कटाक्ष तरह का सवाल कह सकता हूँ। जिस तरह बहुत सारे जो जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं और कई देश के जो विद्वान हैं, उनका जन्मदिन जो है पूरे मुल्क के हर समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन सर सैयद डे का जन्मदिन सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग मनाते हैं। दूसरे जो लोग हैं वो अगर या तो मनाते नहीं है, 90% बहुत कम मनाते हैं, और मनाते तो रस्म जैसी अदा करते हैं। तो क्या सर सैयद साहब भी जो है सेकुलर से कम्युनल हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में यहाँ भी वही पोजीशन है कि जिनको हम खुद याद नहीं करेंगे, जब सर सैयद को उनके खुद के लोग याद नहीं करते तो फिर हम करते, तो आप जैसे लोग बहुत सारे करते हैं ना। हम जैसे लोग हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि इतने नहीं है जितने होने चाहिए। अभी आप पूरे मोहल्ले में एक सर्वे कर लीजिए, पता कर लीजिए सर सैयद अहमद खान कौन थे, तो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या दूसरे लोग नहीं मनाना चाहिए? मेरा सवाल ये है। नहीं, मनाएंगे तब ना जब हम मनाएंगे। अगर हम कोई अपना खुद का सेलिब्रेशन नहीं कर रहा है, मान लीजिए मेरा जन्मदिन है, मैं सेलिब्रेशन नहीं करूंगा तो पड़ोसी कैसे सेलिब्रेशन कर लेगा? तो सबसे पहले हमें उसके लिए आगे आना होगा, हमें बताना होगा कि सर सैयद अहमद खान कौन थे, उनकी क्या कुर्बानियां रही हैं, देश की तरक्की में क्या उनका योगदान रहा है। तभी लोग उसको जानेंगे ठीक से और लोग सोचेंगे। फिर ऐसा नहीं है सारे लोग सांप्रदायिक हैं। आप देखिए सर सैयद देखिए, जब पहले कभी शुरुआती दौर में ज़्यादा उनका विज्ञापन अखबारों में चैनलों में चला करता जन्मदिन का, लेकिन आज वो अखबारों से और चैनलों से गायब। जबकि बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका विज्ञापन सरकारी तरफ से आज भी निकलता है। तो ये सरकार की पॉलिसी में शामिल नहीं मानते? देखिए, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक एजेंडे जो हैं वो हावी हैं सरकारों पर। ये चीज़ तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार अगर सर सैयद अहमद खान को भूल रही है तो फिर ये सरकार की भूल है कि उन्हें भूल सकती है। उन्हें भूला नहीं जा सकता। आने वाली जनरेशन उन्हें हमेशा याद रखेगी और दूसरों को भी याद दिलाया जाएगा कि सर सैयद अहमद खान कौन थे, क्या दूरदर्शी सोच थी उनकी, जो आज देश हमारा तरक्की की दिशा में बढ़ रहा है। तो आखिर में क्या मैसेज देंगे उनके इस मौके पर? देखिए, जो पिछड़ा समुदाय है, जो वंचित तबका है, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो शिक्षा की तरफ जो है खास तौर पर आए। करियर काउंसलिंग जैसे दूसरे सब्जेक्ट हैं, स्कॉलरशिप अवेयरनेस है, उस पर खास तौर पे लोग काम करें, अपने अधिकारों को जानें, सरकारों से जो बेनिफिट मिलते हैं वो लें, उस शिक्षा तक जाएं और खुद को साबित करें। बहुत लोग हैं ऐसे, जैसे अभी आप देखेंगे नीट के टॉपर्स का मामला या दूसरा मामला, तो जब काबिलियत होगी तो आपको सलाम भी होगा, पूरी दुनिया आपको जानेगी। तो आप काबिलियत डेवलप कीजिए, सर सैयद बनिए। अच्छा, एजुकेशन की बात आ गई, फिर एक सवाल आ गया कि दिल्ली सरकार ने इस बार 10वीं की फीस जो है 300 से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दी बोर्ड की परीक्षा। एक तरफ लॉकडाउन से लोगों के पास राशन और खाने पीने की चीज़ें नहीं है, और ऐसे में दूसरे बच्चों को जो 10वीं में इस बार आए हैं उनको 1800 फीस कर दी गई। तो क्या पढ़ाई के लिए उनको रोका नहीं जा रहा इस तरह की मुहिम चलाकर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई से रोका जा रहा है। 300 और 1800 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सरकारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन फिर भी सरकार को सोचना चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में फीस ना बढ़ाई जाए, बल्कि जो 300 रुपये थे वो भी खत्म किए जाने चाहिए।